गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम इस लेक्चर में बेटा डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 50C, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा। चलो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना। सेक्शन 50C, deemed full value of consideration in case of real estate transactions। deemed full value of consideration in case of real estate transactions। बेटा एक बात याद रखना, जब हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं ना बेटा, तो एक बात याद रखना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका लैंड भी आ गया, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया बेटा आपका। तो याद रखना, जब हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी माने लैंड भी आ गया और लैंड एंड बिल्डिंग भी आ गया। अब कहता क्या है सेक्शन 50C, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से। मिस्टर ए, बेटा मिस्टर ए के पास ना एक लैंड था। मिस्टर ए के पास एक लैंड था, ठीक है, जो बेटा उसने खरीदा था, परचेज्ड इन 2004-2005 फॉर ₹1 लाख। ये लैंड उसने 2004-2005 में खरीदा था बेटा, 1 लाख रुपए का। पता है बेटा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, ये जो लैंड उसने खरीदा था ना मिस्टर ए ने, ये बेटा काफी बड़ा लैंड है, काफी बड़ा लैंड है, काफी बड़ा लैंड है ये, और शहर के बीचों बीच है बेटा। काफी बड़ा लैंड है और शहर के बीचों बीच है, प्राइम लोकेशन पे है बेटा ये लैंड, ठीक है। लेकिन बच्चे इस लैंड में ना एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक है बेटा, और वो ड्रॉबैक क्या है, इस लैंड में जगह जगह पे बेटा पेड़ लगे हुए हैं। इस लैंड पे जगह जगह पे बेटा पेड़ लगे हुए हैं। और पता है ये पेड़ कौन से हैं बेटा? आम और लीची के। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आम और लीची के पेड़ आप काट नहीं सकते बेटा, वारंट इश्यू हो जाएंगे आपके खिलाफ, मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर आम या लीची का पेड़ आपने काटा तो, ठीक है, सीधे अरेस्ट है बेटा, इम्प्रिजनमेंट है। तो याद रखना, आम और लीची के पेड़ आप काट नहीं सकते। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, ये काफी बड़ा लैंड है और शहर के बीचों बीच है, मतलब प्राइम लोकेशन पे ये लैंड है। तो बेटा हर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सर्कल रेट होता है।
एरिया के हिसाब से, जिसे हम टेक्निकल वर्ड्स में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। तो इस लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इन 2021, हम तो 2021 की बात कर रहे हैं, इस लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2021 में 50 लाख रुपीस है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब सर्कल रेट। बेटा सर्कल रेट होता है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, साइज के हिसाब से सर्कल रेट बेटा डिटरमाइन होता है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू जिस पे आपको गवर्नमेंट को क्या पे करनी है? स्टैंप ड्यूटी। वो वैल्यू जिस पे गवर्नमेंट को आपको क्या पे करनी है? स्टैंप ड्यूटी। तो बेटा इस प्रॉपर्टी की ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट 2021 में 50 लाख रुपीस का है। कॉपी करो पहले यहां तक, फिर मैं आगे समझाता हूं। क्लियर हुआ? लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है? सुनो, मिस्टर ए को ना ये लैंड बेचना है बेटा, ये लैंड बेचना है बेटा। उसने बहुत सारे कस्टमर्स को ये लैंड दिखाया, बहुत सारे कस्टमर्स को ये लैंड दिखाया, लेकिन बेटा कोई भी कस्टमर ना इसका 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। मतलब बेटा गवर्नमेंट कहती है, सुनो सुनो, गवर्नमेंट कहती है ये लैंड कम से कम इतने रुपए का तो बिकना चाहिए हमारे हिसाब से। इससे ऊपर का बिकता है मजे मजे, लेकिन कम से कम 50 लाख रुपए का तो ये लैंड बिकना ही चाहिए। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये लैंड 50 लाख रुपए का क्या, उससे बहुत ज्यादा का बिकता अगर इस लैंड में ये पेड़ लगे ना होते। लेकिन बेटा हुआ क्या है, मिस्टर ए ने बहुत सारे लोगों को ये लैंड दिखाया, लेकिन कोई भी पर्सन इसका 50 लाख रुपए क्या 30 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है बेटा। पॉइंट बताओ, समझ आई? ले देके बेटा, ले देके मिस्टर ए को एक कस्टमर मिला, मिस्टर बी, ठीक है। वो ये लैंड बेटा खरीदने के लिए तैयार है 30 लाख रुपीस का। तो मिस्टर ए ने ये लैंड सेल कर दिया 30 लाख का। और रीजन मैंने आपको बताया क्यों बेटा कोई कस्टमर इसका पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा इस लैंड में पेड़ हैं, जगह जगह पे पेड़ हैं, पेड़ आप काट सकते नहीं, तो ये लैंड तो बेकार है ना बेटा। जो खरीदेगा उसके लिए ये लैंड बेकार है। बस बी है एक कस्टमर ऐसा जो इस लैंड को खरीदने के लिए तैयार है, बट 30 लाख रुपए से 1 रुपया ज्यादा वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा गवर्नमेंट क्या कह रही थी? कम से कम कितने का बिकना चाहिए था? 50 लाख का बिकना चाहिए था कम से कम। कितने का बेचा? 30 लाख का। अब दिक्कत हो गई बेटा, और सबसे बड़ी दिक्कत अब बेटा किसको होगी? गवर्नमेंट को दिक्कत होगी। गवर्नमेंट को दिक्कत होगी लॉस ऑफ रेवेन्यू की, क्योंकि बेटा अब सुनो, लैंड कितने का बिका? 30 लाख का। तो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी कितने पे आएगी? 30 लाख पे, जबकि एक्चुअल में गवर्नमेंट मान के चल रही थी कि स्टैंप ड्यूटी कम से कम 50 लाख पे तो आएगी ही आएगी। तो बेटा अब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है बेटा। जो स्टैंप ड्यूटी उसे एटलीस्ट 50 लाख पे रिसीव होनी चाहिए थी, वो अब कितने पे रिसीव होगी बेटा? 30 लाख पे। अब गवर्नमेंट ने बेटा एक रूल बनाया, सेक्शन 50C। अब क्या कहती है गवर्नमेंट, जरा ध्यान से सुनना। कॉपी कर लिया बेटा? ठीक है, चलो बेटा। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने लैंड बेचा, लैंड एक
कैपिटल असेट है तो आपको कैपिटल गेन भी होंगे, आपको कैपिटल गेन भी होंगे। कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हो? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा एक बात बताओगे ध्यान से, बेटा एक्चुअल में बताओगे कंसिडरेशन मिस्टर ए को रिसीव कितना हुआ? बेटा एक्चुअल में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 30 लाख रुपीस एक्चुअल में, बट बेटा गवर्नमेंट ने कहा हम 30 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ऑल्दो एक्चुअल में आपकी जेब में 30 लाख रुपए आया है, बट हम 30 लाख को मानेंगे ही नहीं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मानेंगे, अज्यूम करेंगे डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मान के चलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ऑल्दो जेब में आपके 50 लाख नहीं आया है, बट गवर्नमेंट कह रही है हम 50 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे और स्टैंप ड्यूटी भी 50 लाख पे ही लगेगी। देखो बेटा लालच की हद है। जेब में बेचारे के 30 लाख आया है, स्टैंप ड्यूटी उसे मिलनी चाहिए थी 30 लाख रुपए पे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कह रही है 30 लाख रुपए पे नहीं 50 लाख रुपए पे स्टैंप ड्यूटी लेंगे। तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मान के चलेंगे? 50 लाख को। तो हम 50 लाख को मान के चलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। बेटा यह बात समझ आई है? मेरे ख्याल से समझ आया। तो याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, याद रखना, अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है ना, तो कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने का लैंड एक्चुअल में बिका, अगर वो अमाउंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की अमाउंट से कम है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और फिर आप करोगे बेटा इंडेक्सेशन, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है बेटा, बताओ कितने का खरीदा था ये लैंड? 1 लाख रुपए का 4/5 में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 2021 का 301 डिवाइड बाय बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये देखो बेटा 4/5 का क्या है? 113, 4/5 का 113। तो बच्चे अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करो, 1 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 113, 266,372, 266,372। तो ये आ गया बेटा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। $4,733,628।
ये आपका बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ आया बेटा सबको? तो किसको माना गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बेटा एक्चुअल में जो कंसिडरेशन आया था ना, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को क्या माना गया है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। समझ आई बेटा बात सबको? कॉपी कर लो पहले इतना। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, मिस्टर ए को डबल नुकसान हो गया बेटा, गवर्नमेंट के इस सेक्शन की वजह से मिस्टर ए को गलत नुकसान हो गया बेटा। गलत नुकसान कैसे? डबल नुकसान कैसे बेटा? डबल नुकसान कैसे हुआ? पहली बात तो ये लैंड जो कम से कम 50 लाख रुपए का बिकना चाहिए था मार्केट में बेटा, सिर्फ कितने का बिक पाया? 30 लाख का। पहला नुकसान, ठीक है। दूसरा बेटा सोचो, अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख ना माना गया होता, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख माना गया होता, तो बेटा आपका कैपिटल गेन बनता 2733628। 2733628। तो कितने से ज्यादा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 20 लाख रुपए से ज्यादा आ गया बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और मैं आपको एक बात बताऊं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 20% का। तो 20 लाख रुपए का एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उस पर 20% का टैक्स, तो 4 लाख रुपए का टैक्स हो गया बेटा, फालतू टैक्स। तो डबल नुकसान हुआ है बेटा मिस्टर ए को। पहली बात तो लैंड जितने का बिकना चाहिए था उतने का नहीं बिका। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्यादा आ गया, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने 30 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना ही नहीं। अगर 30 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता 2733628, और अब कितना आया? 4733628। तो कितने से ज्यादा आया? 20 लाख रुपीज से कैपिटल गेन ज्यादा आया, जिसपे 20% के हिसाब से 4 लाख रुपए का फालतू टैक्स आपको देना पड़ रहा है। तो डबल नुकसान हो रहा है बेटा मिस्टर ए को, पक्का। और बेचारे की गलती बता दो क्या थी? कुछ भी नहीं बेटा। तो ये जो गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है ना बेटा, कि हम 30 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? एक बार बताओ, ये तो एक फतवा आपने जारी कर दिया, सरासर जुल्म है। मेरे को जब मार्केट में बेच के 30 लाख आया, तो आप 50 लाख को कैसे मान लोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? बात समझ आई बेटा? पक्का। तो अब बेटा मिस्टर ए ने कहा बहुत हुआ, मैं गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ठीक है। मिस्टर ए जो था ना बेटा, मिस्टर ए जो था वो गया इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, ठीक है, और उसने अपनी सारी बात बेटा इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताई कि भाई ये क्या तरीका है, मुझे जब एक्चुअल में लैंड को बेच के 30 लाख रुपए आया तो आप 50 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे मान लोगे? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आप क्या कह रहे हो कि वाकई में आपका लैंड 30 लाख का बिका, यही कह रहे हो ना आप? 50 लाख का बिका ही नहीं, 30 लाख का बिका, कोई बात नहीं, हम अपॉइंट करते हैं एक वैल्यूएशन ऑफिसर, हम एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। मिस्टर ए ने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि ये वैल्यूएशन ऑफिसर पता है क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी का
वैल्यूएशन करवाएगा, मतलब पता करेगा क्या वाकई में इस लैंड की मार्केट वैल्यू, वाकई में इस लैंड की मार्केट वैल्यू 50 लाख से कम है या 50 लाख से ज्यादा है। तो बेटा एक बात सुनो, वैल्यूएशन ऑफिसर अब आपकी प्रॉपर्टी का क्या करवाएगा, वैल्यूएशन करवाएगा और पता करेगा कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, मतलब क्या वाकई में इस लैंड की मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है या नहीं। तो दो ही बातें हो सकती है बेटा, लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू या तो लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, या लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। तो एक बार बताओ बेटा, अगर लैंड की, वाकई में लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मतलब आप जो कह रहे थे वो सच था, मतलब मिस्टर ए ने सच बोला है, वाकई में इस लैंड की मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब वाकई में यह लैंड मार्केट में 50 लाख का बिकने वाला नहीं है, या फिर आप जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे, झूठ, आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हैं बेटा, या तो आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मतलब इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बात समझ आई बेटा? एक बात सुनो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपके लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली और उसने कहा वाकई में इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब आप जो बोल रहे थे वो सच है, ये लैंड 50 लाख का मार्केट में बिकने वाला नहीं है। तो बेटा आपको ना रियायत दी जाएगी और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को नहीं बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब आप जो बोल रहे थे वो सच था, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, हम फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर गवर्नमेंट को पता चला बेटा कि आपने झूठ बोला है, मतलब इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा। तो बात तो सिंपल हो गई मेरे ख्याल से, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, अगर आपकी बात झूठ निकली तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम मान लेंगे। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई? कॉपी करो। बेटा अभी एक दो बातें और है, जरा कॉपी करो। बेटा समझ आया? तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को यह लगता है कि आप जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, मतलब वाकई में इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, ना कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। बट अगर आपका झूठ पकड़ा गया और गवर्नमेंट को पता चल गया कि फेयर मार्केट वैल्यू वाकई में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। सब बताओ, बात समझ आई? पक्का? आगे चलें? अब सुनो मेरी बात, अभी ध्यान से बेटा फिर ना गवर्नमेंट ने एक बात और कही है। गवर्नमेंट ने कहा है सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट ने कहा है बेटा ये है एक्चुअल
कंसिडरेशन जितना मिला, और ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा, सुनो ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा इन दोनों में, एक्चुअल कंसिडरेशन में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, वेरिएशन, एक काम करता हूं, 2 मिनट बेटा, यहां पर लिख लो एक्चुअल कंसिडरेशन। बेटा पता है क्या कहा है, सुनो, उन्होंने कहा है सेक्शन 50C ने कि एक्चुअल कंसिडरेशन आपको जितना मिला है और जो उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसमें वेरिएशन 10% का एक्सेप्टेबल है। 10% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। ये गवर्नमेंट कह रही है बेटा कि अगर 10% तक का वेरिएशन है ना एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, तो वो एक्सेप्टेबल है। सर क्या मतलब हुआ इसका? सुनो बेटा, गवर्नमेंट का कहना पता क्या है, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 इज लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? एक्चुअल कंसिडरेशन को। मैं अभी समझाता हूं बेटा आपको, अभी समझाता हूं, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब वेरिएशन 10% से ज्यादा का है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही माना जाएगा। समझ आया बेटा? मैं भी समझाता हूं आपको, मैं एग्जांपल देके कराऊंगा आपको। देखो बेटा एग्जांपल, इसमें कुछ कॉलम्स बनाओ, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। यहां पर लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल कंसिडरेशन हमारे वाले एग्जांपल में बताओ, हमारे वाले एग्जांपल में एक्चुअल कंसिडरेशन कितना था? 30 लाख। ये मैं सेम ही रख रहा हूं, एक्चुअल कंसिडरेशन है 30 लाख। पॉइंट क्लियर? अब सुनना मेरी बात सुनो बेटा, अब एक बात और सुनना ध्यान से बेटा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वैसे हमारे वाले एग्जांपल में बताना कितनी थी? 50 लाख। चलो मैं यहां पर 50 लाख ही रख लेता हूं, ठीक है। 50 लाख यहां पर रख लो 32 लाख और यहां पर रख लो 35 लाख। लो अब सुनना बेटा, बेटा मुझे एक बात बताओ, ये पहले वाले केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन में वेरिएशन कितना है बेटा? बात समझनी है बेटा सबने। सुनो, उसने कहा था कितने परसेंट का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है? 10% का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। यानी बेटा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो,
इसका मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन का मैक्सिमम 110% हो सकती है। बेटा ध्यान से सुनना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन का मैक्सिमम 110% हो सकती है। तो एक्चुअल कंसिडरेशन 30 लाख है, उसका 110%, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम 33 लाख हो सकती है। सुनो अब ध्यान से। तो मुझे एक बार बताओ, इस वाले केस में, इन तीनों केसेस में बेटा ध्यान से सुनना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेटा बताओ कितनी हो सकती है? 33 लाख हो सकती है। अगर तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 33 लाख से ज्यादा है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 33 लाख से ज्यादा है तो बेटा एक बात याद रख लेना, वेरिएशन 10% से ज्यादा हो गया। बेटा 30 लाख का 10% कितना हुआ? 30 लाख का 10% कितना हुआ बेटा? 3 लाख, है ना? तो मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 33 लाख तक हो सकती है। अगर 33 लाख से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, मतलब वेरिएशन 10% से ज्यादा हो गया, और वेरिएशन अगर 10% से ज्यादा हो गया तो उस केस में बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा। तो इस केस में बेटा 50 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि वेरिएशन मोर देन 10% है। बात समझ आई बेटा सबको? कॉपी कर लो पहले। बेटा याद रखना, ये जो 33 लाख है ना, ये बेस पॉइंट आ गया। अगर तो 33 लाख से ज्यादा की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। बट अगर 33 लाख से कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मतलब बेटा इस केस में वेरिएशन लेस देन 10% है, लेस देन 10% है। तो बताओ इस केस में लेस देन 10% है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन को माना जाएगा 30 लाख। इसको माना जाएगा बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है? और इसे 33 लाख कर लो। बेटा समझ आ रहा है सबको? तो कितने परसेंट का वेरिएशन हो सकता है बताओ? 10% का। एक्चुअल कंसिडरेशन 30 लाख है तो उसका 10%, 3 लाख का वेरिएशन चलता है। मतलब अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 3 लाख ज्यादा है ना तो वो चलती है, इतना तो चलता है ना बेटा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा वेरिएशन हुआ तो उस केस में बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और अगर 10% या कम, उससे कम का वेरिएशन है, इग्नोर कर देना बेटा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? एक्चुअल कंसिडरेशन को। तो 10% से ज्यादा का वेरिएशन है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मान लेना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 10% से कम का वेरिएशन है, इग्नोर कर देना बेटा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मान के चलना? एक्चुअल कंसिडरेशन को। अब बताओ, यहां पर तो एग्जैक्ट 10% का वेरिएशन है, उस केस में भी बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा? एक्चुअल कंसिडरेशन को। इक्वल टू या लेस देन 10% है तो एक्चुअल कंसिडरेशन माना जाएगा, एक्चुअल कंसिडरेशन को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और बेटा यहां पर एक अमेंडमेंट आया था, ये जो वेरिएशन है ना 10% का, ये पहले 5% था, बढ़ा के कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। तो ये अमेंडमेंट है, इस बार के लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉपी कर लो। तो गवर्नमेंट कितने तक का वेरिएशन बर्दाश्त करने को तैयार है? 10% का। मतलब अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 10% कम है ना तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। हो गया बेटा? करें एक और बात, लास्ट बात, ठीक है? चलो एक और बात बेटा।
अब सुनना बेटा ध्यान से। बेटा पता है जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो ना, तो बेटे उसकी दो डेट्स होती हैं। एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और बेटा एक होती है डेट ऑफ ट्रांसफर। और जनरली बेटा, मैं जनरली बोल रहा हूं, जनरली ये दोनों डेट्स बेटा डिफरेंट होती हैं। जनरली ये दोनों डेट्स बेटा डिफरेंट होती हैं। आपको याद आएगा सेक्शन 51 फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, एडवांस मनी फॉरफीटेड का केस मैंने आपको करवाया था और बेटा वहां पर थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि डेट ऑफ अग्रीमेंट कौन सी होती है। जिस दिन बेटा आपको बायर से एडवांस मिलता है ना, जिसे हम बेटा प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में ब्याना नाम देते हैं। बेटा जिस दिन आपको ब्याना मिलता है ना, एडवांस मिलता है, उसको हम कहते हैं डेट ऑफ अग्रीमेंट। और उसी डेट को एक अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में बेटा बन जाता है। बट ओनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब बायर सेलर को फुल पेमेंट करता है, आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। 1 मई 20 को बेटा सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट बना, ठीक है। 50 लाख रुपए का बेटा प्राइस तय किया गया था प्रॉपर्टी का। बायर ने सेलर को 5 लाख रुपए का बेटा एडवांस भी दे दिया। तो 1 मई को एडवांस दे दिया है बेटा 5 लाख रुपए का। एडवांस दे दिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है। तय कितना हुआ था बेटा? 50 लाख। 1 मई को 5 लाख रुपए तो एडवांस में दे दिया। सेलर ने बायर को कहा बचा हुआ 45 लाख रुपए तू मुझे देगा आज से 3 महीने बाद। तो 1 मई में 3 महीने ऐड करो, 1 जून, जुलाई, अगस्त। तो 1 अगस्त को तू मुझे बचे हुए, तू मुझे बैलेंस कितने रुपए देगा? 45 लाख रुपीस देगा 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को मैं ओनरशिप तेरे पास क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। तो बेटा याद रखना, 1 मई को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेटा। ओनरशिप तो तब ट्रांसफर होगी जब फुल पेमेंट होगी। यह बात समझ आई बेटा? पक्का? अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। अब बेटा एक प्रॉब्लम है, सुनो ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हो इस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 50 लाख था बेटा। बेटा सर्कल रेट तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बेटा। सर्कल रेट तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना, कोई उसमें फिक्स थोड़ी ना रहता है। तो एक बार बताओ दिक्कत यहां पर क्या आएगी? आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इस डेट की लेनी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 मई की लेनी है, जिस दिन अग्रीमेंट एंटर हुआ, या आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर की? बेटा कौन सी डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है यह भी तो पता चले। जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस डेट की, या जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस डेट की बेटा। अगर ये दोनों डेट एक ही हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया मेजॉरिटी केसेस में ये डेट सेम नहीं होती हैं बेटा, डिफरेंट होती हैं। तो कौन से डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लोगे? आपके डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन या डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन बेटा। बात समझ आई जो मैंने कहा? तो उसके लिए उन्होंने रूल क्या बनाया है मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, बहुत सिंपल रूल है।
कौन सी डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करना है, डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन या डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन की। तो देखो बेटा क्या कहता है आपको सेक्शन 50C, ये देखना, इफ डेट ऑफ अग्रीमेंट, बेटा हमारे वाले एग्जांपल में बताओ डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या थी, 1 मई, एंड डेट ऑफ ट्रांसफर, चलो बताओ डेट ऑफ ट्रांसफर हमारी क्या थी, 1 अगस्त, आर डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट हैं। अब ये देखना, एंड होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड by way of account pay check or ECS or bank draft or by any other prescribed mode on or before the date of agreement, then stamp duty value on the date of agreement shall be regarded as full value of consideration। बेटा आप सुनना मेरी बात। बेटा उन्होंने पता है आपसे एक बात पूछी, ध्यान से सुनना, उन्होंने एक बात पूछी कि एक बात बताओ, आप दोनों के बीच में जो कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था 50 लाख, उसमें से कुछ अमाउंट, थोड़ा अमाउंट भी क्या अग्रीमेंट की डेट से पहले या अग्रीमेंट की डेट वाले दिन मिला था? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कोई एडवांस मनी आपको मिला था क्या? नहीं समझ आया बेटा। मैंने कहा बायर और सेलर के बीच में जो कंसिडरेशन तय हुआ था 50 लाख, गवर्नमेंट आपसे बस एक बात पूछ रही है, 50 लाख में से कुछ अमाउंट क्या आपको अग्रीमेंट की डेट वाले दिन या उससे पहले मिला था क्या? मतलब एडवांस मनी, बेटा एडवांस मनी मिला था क्या? मैंने कहा हां बिल्कुल मिला था, 5 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ने कहा ये किसके थ्रू मिला था, किस मोड के थ्रू? अकाउंट पे चेक के थ्रू, ईसीएस के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, अच्छा और भी हैं बेटा, और बाय एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। याद करो बेटा, पीजीबीपी प्रिस्क्राइब्ड मोड्स बताए थे आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई, बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं बेटा। तो गवर्नमेंट आपसे बस एक बात पूछ रही है, इतना बता दो एडवांस। बेटा एक बात सुनो, उसने कहा है होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट। मतलब गवर्नमेंट सिंपल आपसे पूछ रही है क्या आपको कुछ एडवांस मनी इन मोड्स के थ्रू क्या आपको मिला था या नहीं? मैंने कहा हां मिला था, 5 लाख रुपए का एडवांस मनी मिला था। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि आपको कुछ पैसा एडवांस के तौर पे मिल चुका था ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलेंगे। तो क्या कह रही है बेटा गवर्नमेंट? सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ एडवांस मनी अग्रीमेंट की डेट वाले दिन इन मोड्स के थ्रू एडवांस में मिल गया था, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट को कंसीडर करेंगे, ना कि इसको। तो कौन सी वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है बेटा? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाली नहीं। हां, अगर आपको 1 रुपया भी एडवांस के तौर पे नहीं मिला है इन मोड्स के थ्रू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को हम कंसीडर करेंगे। तो बेटा सिंपल बात है ना, मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपको एडवांस मिला है, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू, ठीक है, तो
तो कौन सी वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करना है? डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली, डेट ऑफ ट्रांसफर वाली नहीं। हां, अगर आपको कुछ भी एडवांस मनी मिला नहीं है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट इन मोड्स के थ्रू, तो हम कौन सी वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। तो मैं यहां पर लिख दूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ एडवांस मनी is received through prescribed mode। समझ जाना बेटा prescribed modes में कौन कौन सा आता है। if advance money is received through prescribed modes, तो उस केस में बेटा कौन सी वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि उस दिन आपको कुछ पैसा मिल चुका था, तो उस डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लो। हां, अगर आपको कुछ भी पैसा एडवांस के तौर पे नहीं मिला है, इफ एडवांस मनी इज नॉट रिसीव्ड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो उस केस में बेटा कौन सी वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है? ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर आपको एडवांस मनी मिला है, पहली बात, प्रिस्क्राइब मोड्स के थ्रू मिला है, दूसरी बात, तो उस डेट की यानी डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लेना बेटा। लेकिन अगर आपको एडवांस मनी मिला ही नहीं है या मिला है बट प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू नहीं मिला, एग्जांपल लो बेटा, कैश के थ्रू मिला एडवांस मनी, तो कैश तो प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं है, तो उस केस में बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लोगे? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो या तो एडवांस मनी मिला ही नहीं, या मिला बट प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू नहीं मिला, मतलब कैश के थ्रू मिल गया, या बेयरर चेक के थ्रू मिल गया। बेटा बेयरर चेक तो कवर्ड नहीं है, सेल्फ का जो चेक होता है वो कवर्ड नहीं है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को कंसीडर किया जाएगा। यह आपका बेटा पूरा सेक्शन था, सेक्शन 50C। मेरे ख्याल से समझ आया बेटा सबको, क्लियर हो गया? फिर एक छोटा सा सेक्शन है बेटा, वो आपको करा देता हूं, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। देखो बेटा, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, सेक्शन 50CA। बेटा ये सेक्शन किसके केस में एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। और फिर से बात वही है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की। सुनना, उन्होंने कहा अगर एक्चुअल में जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हुआ है, बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की जगह फेयर मार्केट वैल्यू है, तो एक्चुअल में जो कंसिडरेशन आपको मिला है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में थी, यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू से कम मिला है, तो उस केस में बेटा फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, और अगर बेटा कंसिडरेशन आपको ज्यादा रिसीव हुआ है तो जितना रिसीव हुआ है बेटा उसको माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब बताओ, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स थी जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू बेटा 1 लाख थी, मार्केट में आपने बेचा 1,20,000 का, तो 1,20,000 को ही तो मानोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट रिवर्स कर दो, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 थी लेकिन आपने बेचा 1 लाख का, तो 1,20,000 को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। यह आपका सेक्शन 50CA। क्लियर हुए बेटा दोनों सेक्शन सबको? पक्का? तो बेटा जितना हमने अभी तक कराया ना कैपिटल गेन्स, उसके मैं नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना।
ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।